खाड़ी देशों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। भारत का परमाणु कवच, अरब के रेगिस्तान में बदल गई पुरानी बिसात, यूएई भारत की नई डील से पाकिस्तान तक हड़कंप। महज 3 घंटे की विजिट ने पलट दिया मिडिल ईस्ट का पूरा गेम। अबू धाबी के प्रिंस ने दिल्ली में साइन किया वो समझौता, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग में मच गया हड़कंप। तेल के कुओं की सुरक्षा अब पुरानी बात। परमाणु रिएक्टर्स की चाबी भारत के हाथ में सौंपकर यूएई ने जता दिया दुनिया को सबसे बड़ा भरोसा, दोस्ती का नया अध्याय हुआ शुरू। दोस्तों, दुनिया की कूटनीति में अक्सर कहा जाता है कि बड़े फैसले लेने में महीनों और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। फाइलों का बोझ, ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और डिप्लोमेट्स की लंबी चौड़ी बैठकें, ये सब एक आम प्रक्रिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पूरा पावर बैलेंस सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के अंदर बदल गया? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न कोई लंबा तामझाम, न कोई हफ्तों का दौरा। यूएई के राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया एमबीजेड के नाम से जानती है, उनका विमान दिल्ली के रनवे पर उतरता है। एक बंद कमरे में पीएम मोदी के साथ कुछ घंटों की हाई वोल्टेज मीटिंग होती है, और जब वो वापस उड़ते हैं तो अपनी जेब में एक ऐसा समझौता लेकर जाते हैं जिसने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित जीएचक्यू में मातम का माहौल बना दिया है। अब तक हम और आप सुनते आए थे कि पाकिस्तान अरब देशों का ठेकेदार है, वो अपनी फौज भेजकर उनकी हिफाजत करता है। लेकिन 2026 के इस नए भारत ने उस पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका है। खबर यह है कि भारत और यूएई के बीच एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट यानी परमाणु समझौता हुआ है। लेकिन ये बिजली बनाने वाला साधारण समझौता नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ इसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला की शुरुआत मान रहे हैं। आखिर इन 3 घंटों में ऐसा क्या जादू हुआ? क्यों पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब के साथ की गई डिफेंस डील अचानक रद्दी का टुकड़ा लगने लगी है? और क्या भारत वाकई अरब दुनिया का नया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और उस गेम को डिकोड करते हैं जो दिल्ली में खेला गया है। सबसे पहले आप टाइमिंग को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब के पैरों में पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में खबरें आई थीं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस डील हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने कसम खाई है कि वो सऊदी की रक्षा के लिए अपनी फौज और शायद अपने परमाणु हथियार भी दांव पर लगा देगा। पाकिस्तान को लगा कि उसने बाजी मार ली है और मुस्लिम दुनिया में अपनी धाक फिर से जमा ली है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत की कूटनीति अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी है। यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना कोई रूटीन विजिट नहीं थी। ये एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। जो डील साइन हुई है वो कागजों पर तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन दिखती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको असली खेल समझ आएगा। ये डील है यूएई के बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। ये अरब दुनिया का पहला और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। अब तक इसे बनाने और चलाने में दक्षिण कोरिया और अमेरिका का हाथ था, लेकिन यूएई ने अचानक भारत की कंपनी एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हाथ मिला लिया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका जैसे देश को छोड़कर यूएई ने भारत को क्यों चुना? क्योंकि यूएई जानता है कि अमेरिका की दोस्ती शर्तों के साथ आती है, जबकि भारत की दोस्ती भरोसे के साथ। यूएई अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य के परमाणु विजन की चाबी भारत को सौंप रहा है। ये सिर्फ एक प्लांट चलाने की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अगर कल को इस प्लांट पर या यूएई की संप्रभुता पर कोई आंच आई तो भारत, जो अब उस प्लांट का तकनीकी संरक्षक है, चुप नहीं बैठेगा। इसी को दबी जुबान में वर्चुअल न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और कुलबुला रहा होगा कि भाई, ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला आखिर किस बला का नाम है? क्या भारत अपने परमाणु बम यूएई को दे रहा है? नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब होता है एक ऐसी गारंटी जहां एक परमाणु संपन्न देश जैसे भारत अपने सहयोगी देश जैसे यूएई को ये भरोसा दिलाता है कि तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब तक ये काम अमेरिका करता था। वो जापान, दक्षिण कोरिया और नाटो देशों को अपनी छाता देता था कि अगर तुम पर हमला हुआ तो हम बचाएंगे। लेकिन यूएई के केस में भारत ने इसे एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक रूप दिया है।
बाराक न्यूक्लियर प्लांट यूएई की नस है, उसकी लाइफलाइन है। भारत ने उस लाइफलाइन को संभालने का जिम्मा लिया है। इसका मतलब है कि वहां काम करने वाले वैज्ञानिक, वहां की सुरक्षा प्रणाली और वहां का ऑपरेशनल कंट्रोल, इन सब में भारत का सीधा दखल और योगदान होगा। जब किसी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई दूसरा देश संभालता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ गई है। अगर कल को कोई तीसरा देश यूएई के इस प्लांट को निशाना बनाने की सोचता भी है तो उसे पता होगा कि वहां भारत के विशेषज्ञ बैठे हैं, भारत का झंडा लगा है, यानी हमला यूएई पर नहीं, सीधे भारत के हितों पर माना जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक अम्ब्रेला है जो किसी भी लिखित कागज से ज्यादा मजबूत होता है। पाकिस्तान, जो अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम कहकर बेचता फिरता था, उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के बम को नहीं बल्कि भारत के दिमाग और तकनीक को चुना है। यह साबित करता है कि आज के दौर में सुरक्षा विस्फोटक से नहीं बल्कि विश्वसनीयता से मिलती है। अब जरा इस कहानी के दूसरे किरदार पाकिस्तान की हालत पर गौर करते हैं। पिछले कुछ महीनों से रावलपिंडी में बहुत जश्न मनाया जा रहा था। वजह थी सऊदी अरब के साथ उनकी डील। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी राजशाही का बॉडीगार्ड रहा है। जब भी सऊदी को खतरा महसूस होता है, पाकिस्तान अपनी फौज किराए पर भेज देता है। पाकिस्तान को लगा कि इसी फॉर्मूले से वो यूएई को भी अपने पाले में रखेगा और भारत को मिडिल ईस्ट से दूर कर देगा। लेकिन पीएम मोदी और एमबीजे-डी की इस मुलाकात ने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को चेकमेट कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई दोनों पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच लीडरशिप की एक होड़ मची है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अभी भी पुराने तरीकों, फौज और हथियार पर निर्भर है, लेकिन यूएई की सोच बहुत आगे की है, फ्यूचरिस्टिक। यूएई ने समझ लिया है कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश पर सुरक्षा के लिए निर्भर रहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जिस देश पाकिस्तान के अपने घर में दाने नहीं हैं, जिसकी अपनी फौज अपनी ही जनता से उलझी हुई है, वो यूएई की हिफाजत क्या करेगा? इसके विपरीत भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी बात, भारत में राजनीतिक स्थिरता। यूएई ने पाकिस्तान के सैनिक और भारत के वैज्ञानिक के बीच चुनाव किया और जीत भारत की हुई। ये डील पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है कि दुनिया अब तुम्हारी गन से नहीं डरती, बल्कि भारत के गठ और ग्रोथ का सम्मान करती है। सऊदी अरब भी अब इस डील को बहुत बारीकी से देख रहा होगा। उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि अगर उन्हें भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उन्हें भी इस्लामाबाद की गलियों से निकलकर नई दिल्ली के रायसीना हिल्स का रास्ता पकड़ना होगा। इस समझौते का एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है तेल के बाद की दुनिया। हम अक्सर अरब देशों को सिर्फ तेल के कुओं और शेखों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन यूएई वो गलती नहीं कर रहा जो बाकी देश कर रहे हैं। वो जानता है कि 10 से 20 साल बाद तेल की वो कीमत नहीं रहेगी, इसलिए वो अपनी पूरी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी, डेटा, एआई और टेक्नोलॉजी पर। और इस नए रास्ते पर उसका सबसे बड़ा साथी कौन बन सकता है? अमेरिका, वो तो खुद तेल बेच रहा है। चीन, उस पर भरोसा करना मतलब कर्ज के जाल में फंसना। बचा कौन? भारत। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दशकों पुराना बेदाग रिकॉर्ड है। हमने थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर जो काम किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। यूएई के साथ ये डील सिर्फ बिजली बनाने की नहीं है, ये नॉलेज ट्रांसफर की है। 2026 में जब हम ये बात कर रहे हैं तो भारत और यूएई के बीच का व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है, और उसमें अब तेल से ज्यादा हिस्सेदारी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। यूएई ने भारत को अपना SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पार्टनर बनाने में भी दिलचस्पी दिखाई है। सोचिए, अरब के रेगिस्तान में छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर्स लग रहे हैं और उन पर मेड इन इंडिया लिखा है। ये उस आर्थिक गुलामी का अंत है जो पश्चिमी देश इन अरब देशों पर थोपते थे। भारत ने उन्हें एक विकल्प दिया है, एक ऐसा विकल्प जिसमें सम्मान है, बराबरी है और भविष्य की सुरक्षा है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो विस्तार है जो अब सीमाओं के पार जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में वॉशिंगटन और बीजिंग की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि यूएई और सऊदी उसकी सुरक्षा छतरी के नीचे रहें ताकि वो अपनी मन मर्जी चला सके। उन्होंने 123 एग्रीमेंट, परमाणु समझौता के नाम पर यूएई पर इतनी शर्तें लाद दी थी कि यूएई का दम घुटने लगा था। यूएई को अपना यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ चीन है
जो चुपके से अपनी तकनीक बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके साथ खतरा यह है कि वो तकनीक के साथ साथ जासूसी भी मुफ्त में देता है। भारत यहाँ एक गोल्डिलॉक्स विकल्प बनकर उभरा, यानी न बहुत ज्यादा दखल देने वाला अमेरिका जैसा और न ही खतरनाक चीन जैसा। भारत ने यूएई को कहा, हम पार्टनर बनेंगे, मालिक नहीं। यह अप्रोच यूएई के नेतृत्व को भा गई। यह डील अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है कि अगर आप अपने दोस्तों को हल्के में लेंगे तो वो भारत जैसा मजबूत विकल्प तलाश लेंगे। और चीन के लिए तो ये सीधा संदेश है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत अपनी रणनीतिक पकड़, स्ट्रेटेजिक ग्रिप मजबूत कर चुका है। चीन ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बैठकर सोचता रहा कि वो अरब सागर का राजा है, लेकिन भारत ने सीधे हेडक्वार्टर यूएई में एंट्री मारकर पूरा खेल ही पलट दिया। इसे कहते हैं बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए अपनी जगह बना लेना। ये चाणक्य नीति का आधुनिक संस्करण है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। कल को अगर यमन के हूती विद्रोही या कोई और गुट यूएई की तरफ मिसाइल दागने की सोचता है तो उसे यह डर सताएगा कि सामने सिर्फ यूएई नहीं, भारत खड़ा है। और भारत के पास ब्रह्मोस भी है और पिनाका भी। हो सकता है आने वाले समय में हम देखें कि इस न्यूक्लियर डील के साथ साथ कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती की खबरें भी आएं। आकाश या समर सिस्टम यूएई के आसमान की रक्षा करते हुए दिखें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि जब परमाणु कवच की बात शुरू हो गई है तो मिसाइल कवच उसका अगला स्वाभाविक कदम है। यह रिश्ता अब खरीदार और दुकानदार का नहीं रहा। यह रिश्ता अब भाई और भाई का बन गया है, जिसमें एक भाई भारत दूसरे भाई यूएई की पीठ पर हाथ रखकर खड़ा है।